किसी भी प्रोडक्ट को तैयार होने के लिए चाहिए एक फैक्ट्री या फिर एक यूनिट। वहाँ पे काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट तैयार होता है और हमारे पास आता है। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद उस पर ऐड होते हैं टैक्सेस और दूसरे कॉस्ट। वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी और वो आगे किस दाम पे बेचेंगे। ये मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट उनको 100 रुपये में पड़ी। हर एक स्टेज में इस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती रहती है। जब ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचती है तब उसकी वैल्यू 130 रुपये हो जाती है। फिर वो प्रोडक्ट आगे बढ़ती है डीलर के पास, जहां पे प्राइस और बढ़ जाती है। सारी कॉस्टिंग्स मिला के, सारे खर्चे मिला के वो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू 160 रुपये कंसिडर करता है। फिर वो प्रोडक्ट निकल चलती है हम जैसे सेलरों के पास, जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं। आपको मजबूरन ऐसी प्राइस पे सेल करना होगा जहाँ पे सेल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। फिर आप कोशिश करते हैं उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, पेटीएम जैसी साइट पे लिस्ट करना, और वो लोग रेडी बैठे हुए हैं आपसे कमीशन लेने के लिए। फिर भी आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचते हैं आपकी तरफ से, और करते हैं बहुत ही कम प्रॉफिट। अगर यही प्रोसेस डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से फॉलो की जाए या इंपोर्टर से, तो आपको मिल सकता है डबल प्रॉफिट। साथ साथ आपको टैक्सेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्स। अगर आप कहीं पर भी चूके तो आपकी सारी मेहनत पे लग जाएगी। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो दिखाने का रीज़न एक ही है कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि प्रोडक्ट की जैसे हम कॉस्टिंग निकालते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में सेल करने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ और डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो लोग भी कैसे अपनी कॉस्टिंग निकालते हैं। ठीक है, उनके बेसिकली कॉस्टिंग निकालने का एक ही तरीका होता है, सिंपल है, जो हर जगह यही यूज़ होता है कि लैंडिंग कॉस्ट क्या है और उसके बीच के एक्सपेंसेस क्या है, और फिर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगी और उसमें टैक्स क्या है, वो सारा मिला जुला के उसके ऊपर 10 से 20% मार्जिन रख के हर एक मीडिएटर जो है वो बिज़नेस करता है। अभी के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो शायद वो मार्जिन कम हो, लेकिन वो लोग ऑलवेज़ मार्जिन रख के ही बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ऑनलाइन बिज़नेस में ऐसा क्या डिफरेंट है? ऑनलाइन बिज़नेस में दोस्तों डिफरेंट यही है, एक्चुअली ये भी बिज़नेस ही कहलाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही है कि आपको सारे चार्जेस के नॉलेज नहीं है। कहीं कहीं पे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, कहीं कहीं पे अनरियलिस्टिक चार्जेस होते हैं, और बहुत सारे वेरिएबल चार्जेस होते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। ठीक है, कमीशन चार्जेस हर एक प्रोडक्ट के अलग, और लेकिन डीलर जो है वो डीलर को ऐसा कमीशन का कोई झंझट नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे कमीशन की कोई झंझट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट, और इसी वजह से आपका जो मार्जिन है वो बहुत ही कम होता जाता है अगर आप डीलर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप करते हैं। तो अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट है, डायरेक्ट इंपोर्टर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, अगर आप उनसे टाई अप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बीच के जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी मार्जिन बीच में कट होता है वो सारा मार्जिन आपको मिल जाएगा। और इसी तरह हमारे इंडिया में और मोस्टली वर्ल्ड वाइड जो भी बड़े बड़े सेलर्स हैं और बहुत लो प्राइस में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो लोग डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो लोग प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। अब ऐसा सुन के आप ये मत सोच लेना कि चलिए हम भी अब इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यस, आप कर सकते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर वैट और CST नंबर है तो आप IEC कोड के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी आइडिया आ ही जाएगा, अगर आपने वैट और CST नंबर अप्लाई किया है तो IEC कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक मैं पेज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैट और CST नंबर होना ज़रूरी है उसके लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप डीलर से ख़रीद के या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद के प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेंगे तो बेच पाएंगे, लेकिन आप प्लीज़ उतना सेल एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप बिज़नेस करना चाहेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज का दिन, और बात करेंगे हम कुछ ई कॉमर्स की खबरें और फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे।
आपने नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, और ये कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड लेवल में। अब वो कंपनी सोच रही है कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, उनके साथ वो टाई अप करेगी, और इसका मतलब यही है कि वो फंडिंग भी करेगी स्टार्टअप कंपनीज़ को। तो अगर आप अपना बिज़नेस एक स्टार्टअप लेवल पे ले जा रहे हैं तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं फंडिंग के लिए। सिर्फ नेस्ले ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट देते हैं स्टार्टअप कंपनीज़ को। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और आपको लगता है कि ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, अगर उसका एग्जीक्यूशन आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, तो फिर वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, स्टार्टअप कुछ और कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हज़ारों सेलर्स है, लाखों सेलर्स है जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो वो स्टार्टअप में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप अगर साल में 1 करोड़ का या 2 करोड़ का बिज़नेस कर रहे हैं या 5 करोड़ का ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको फंड्स मिल जाएंगे आराम से। ऐसा ई कॉमर्स बिज़नेस में ईजिली नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट आप अगर डेवलप कर रहे हैं और उसमें अगर बहुत सारा सेल हो रहा है तो फिर वो स्टार्टअप कहलाएगा, ठीक है, और वहाँ पे आपको फंडिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आप एज अ सेलर सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में और आपकी सेल हो रही है अच्छी, तो फंडिंग मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में स्टार्टअप्स जल्दी नहीं आते, इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो इन्वेस्टर्स। जब अच्छा टाइम होता है दोस्तों तो सब साथ में होते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो अब सब हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो स्नैपडील के साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी बुरा वक्त चल रहा है तो सारे सीनियर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनका साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही हुआ, जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने कंपनीज छोड़ दी। जब अच्छा टाइम था तब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कंपनीज़ ने करोड़ों रुपए दे के उनको गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज से यहाँ पे इंडिया में लाए, और लाने के बावजूद करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ कंपनी को। अब जब नुकसान हो गया उसके बाद ये सारे लोग कंपनीज छोड़ के जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब एंट्री टैक्स एप्लीकेबल हो गया है 1 फरवरी से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था पहले ही शायद, तो 1 फरवरी से इफ़ेक्टिव हो गया है। अब जो भी शिपमेंट जाएंगे ऑनलाइन परचेस के थ्रू, वहाँ पे 5% एडिशनल एंट्री टैक्स लगेगा प्रोडक्ट्स पे। तो आप कहीं से भी प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, कोई भी स्टेट से, अगर हिमाचल प्रदेश में जा रहा है तो 5% एडिशनल एंट्री टैक्स लग सकता है। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप ऐसे मार्केट प्लेस वेबसाइट से सेल कर रहे हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और उनकी कुरियर यूज़ कर रहे हैं और ऑर्डर आ रहा है वहाँ से, तो फिर आपको एंट्री टैक्स लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप खुद के कुरियर से भेज रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, तो बड़ी बड़ी जो कुरियर कंपनी है जैसे फेडेक्स है, DHL है, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज़ एंट्री टैक्स के बिना नहीं भेजेंगी प्रोडक्ट्स। बहुत सारी कुरियर कंपनीज़ ऐसी होती है जिनका जुगाड़ होता है और ये बहुत ही ओपन है, सबको पता है, और वो जुगाड़ के थ्रू वो लोग प्रोडक्ट्स स्टेट में एंटर कर देते हैं और उसमें कोई एंट्री टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसा होता है और ऐसा होता ही रहेगा, और GST आने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स उस वक्त सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी ये अपडेट आया है तो ये अपडेट भी आप एक बार लिख लीजिएगा अपने माइंड में। और अगर आप सेल कर रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं और सपोज़ आप खुद के कुरियर से भेज रहे हैं, तो फिर आप हो सके तो वो स्टेट को एक्सक्लूड कर लीजिए ऑर्डर्स में से, उसको जाके डिसेलेक्ट कर लीजिए हिमाचल प्रदेश को, ताकि आपको एडिशनल 5% कॉस्टिंग ना लगे। या फिर अगर आप भेजना चाहते हैं तो प्राइसिंग थोड़ा उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। मिंत्रा और जबोंग, ये दोनों कंपनीज़ ऐसी हैं जो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और सबसे बड़ा रीज़न अभी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का यही है कि वो लोग फालतू में कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं, मीडिया एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का नहीं कर रहे हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही बड़े एक्सपेंस होते हैं कंपनीज़ के। अगर वो कंपनीज़ अगर अवॉइड करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सपेंसेस है, अगर मैं फ़्लिपकार्ट की बात करूँ तो सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का एक्सपेंस तो उनका अप्रॉक्सीमेटली मीडिया ऐड में ही हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो एक्सपेंसेस ना करें तो सीधा 1000 करोड़ रुपया बचता है कंपनी का, जो बहुत होता है। और दोस्तों वो प्रॉफिट कैलकुलेटर जो बना था उसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज मिसिंग है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को ऐड करवाना है तो मुझे कहते रहिएगा, और मैं हर वीकेंड में मतलब सैटरडे को वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके
फिर से उसी ब्लॉग में वही फाइल मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हर हफ्ते में एक बार करूंगा, जो भी अपडेट्स होंगे वंस इन अ वीक में सारे एक साथ अपडेट करके वहीं पे फिर से सेव कर दूंगा, और उसका स्टेटस जो है मैं फेसबुक पेज में डाल दूंगा। अगर आप फेसबुक पेज में नहीं हैं और अगर आपको फेसबुक पसंद नहीं है तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इस चैनल के लिए आप वो फेसबुक पेज में जाइए और वहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि आपको बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी जो मैं वीडियोस के थ्रू शायद नहीं बता पाऊँगा। और मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मैं बाद में वो भूल जाता हूँ। लेकिन फेसबुक में मैं वो अपडेट करता रहता हूँ और वहाँ पे मैं ये भी अपडेट करता रहता हूँ कि कब मैं कौन सी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको भी आइडिया आता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। रजत दत्ता का एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि आई हैव अ कंप्यूटर शॉप इन कोलकाता, मेनली आई टेक केयर ऑफ द सर्विसिंग पार्ट, बट एज द मार्केट गोज देयर आर नो ऑप्शंस टू एक्सेल बिजनेस फॉर सर्विस। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, प्लीज़ हेल्प मी। आई हैव नो वैट CST रजिस्टर नंबर, कैन आई स्टार्ट। देखिए, पहले तो आपको वैट CST नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप अभी लेना नहीं चाहते तो प्लीज़ आप GST तक वेट करिए। और आप जो भी फील्ड में हैं, आप जो भी प्रोडक्ट्स के आसपास घिरे हुए हैं, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है। तो आपको थोड़ा और ब्रॉडली सोचना पड़ेगा कि आप वो प्रोडक्ट्स के साथ कैसे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, कहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं, और मेरी तरह शायद और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब में, और वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंड रहिए, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं बनाते हैं लोग, उसके भी वीडियोस आप देखते रहिए और आइडियाज़ लेते रहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है। लाइफ में कभी भी आप किसी भी एक इंसान के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा कहीं पर भी या फिर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन इन्फॉर्मेशन हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी एक इंसान के ऊपर अपनी लाइफ डिपेंड नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज की बात हो या फिर कोई भी बात हो, तो आप 2-3 जगह पे और वीडियोस देखिएगा। हो भी सकता है कि मैं कभी कभी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो शायद आपको उतना हेल्पफुल ना हो, और शायद आप मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हैं और दूसरे के वीडियोस ही ना देखते हो, तो ऐसा भी मत करिएगा। दूसरे के भी वीडियोस देखिएगा और वहाँ से भी नॉलेज मिलती हो तो लीजिएगा। और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर आप कंप्यूटर फील्ड में हैं तो फिर आपको कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो हैं, उसके अंदर के पार्ट्स जो हैं, वो आप ऑनलाइन चाहे तो बेच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी है उसकी नॉलेज। बस आपको कैसे सेल करना है ऑनलाइन उसकी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए अपना चैनल है और उस चैनल के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियोस देखते रहने हैं मेरे और फिर दूसरे के भी, कि प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्टिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट्स को जब ऑर्डर आता है तो प्रोसेस करना है ऑर्डर, ठीक है। फिर रिटर्न्स आता है तो क्या करना चाहिए, पेमेंट्स के लिए कहाँ पे देखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली यहाँ पे मिलती रहेगी। और दूसरी जगह भी आप देखते रहिएगा, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग अभी भी यही पूछ रहे हैं कि मेरे पास वैट CST नंबर नहीं है तो मैं क्या ये प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ, वो बेच सकता हूँ। देखिए, आप वैट CST के नंबर के बिना आप प्रोडक्ट्स बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस में नहीं बेच सकते। अगर आप बेचना चाहें तो सिर्फ अपने स्टेट तक ही लिमिटेड रखिएगा। वो ऑप्शन होता है जो आप अपने स्टेट में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गुजरात से हैं फॉर एन एग्जांपल, तो आप सिर्फ गुजरात सिलेक्ट करिए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो eBay और अमेज़ॉन में ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप वो स्टेट्स सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन दूसरे मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में वो ऑप्शंस अभी तक अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको वैट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जब आप 5 लाख का ट्रांजैक्शन क्रॉस करते हैं, तो तब तक लेकिन शायद GST भी आ जाएगा, ठीक है। और GST आने के बाद ये सारा झमेला ख़त्म हो जाएगा और GST आप सीधा अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे और कोई भी स्टेट में बेच पाएंगे। तो तब तक आप प्लीज़ नॉलेज इकट्ठा करिए। कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले आपको नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक योर एग्ज़ाम। अगर आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में उतर जाएंगे बिना कुछ पढ़े लिखे तो आप ऑब्वियसली फेल होंगे, ठीक है। और ये तो हम बचपन से देखते ही आए हैं कि एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा साल आप मेहनत करते हैं, फिर 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे के पेपर के लिए आप पूरा साल मेहनत करते हैं, तब आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बिज़नेस भी इसी की तरह है दोस्तों। आप हड़बड़ी मत करिए। अगर आप एग्ज़ाम के पहले ही अगर आप सब शुरुआत कर लेंगे तो फिर फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैंने बहुत सारे सवाल देखे दोस्तों जो ऑलमोस्ट मतलब मेरे वीडियोज़ में है
और तो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है रिप्लाई देने में। लेकिन अगर आप मेरे ही चैनल में जाके सर्च ऑप्शन में सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड से, तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना टाइप करके या फिर वहाँ पे वॉइस कमांड से रिप्लाई करके टाइम लग जाता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक, वो आप वीडियोस देख के ही सॉल्व कर पाएंगे अपनी तरफ से। जैसे कि प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स, ये सब बहुत ही पहले मैंने वीडियोस बना दिए थे जो हैं, और आप इजीली उसको देख के तुरंत ही आइडिया ले सकते हैं कि कैसे करना है। तो इसमें क्या होगा कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं रिप्लाई करूं, जो अब मुझे टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, क्योंकि रोज़ 1,500-2 हज़ार मैसेजेस आ जाते हैं, तो सबके रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको इंस्टेंटली सॉल्यूशन उधर ही मिल जाएगा, और आप एक्सपेक्ट भी शायद नहीं करेंगे कि मैं रिप्लाई करूं, क्योंकि आपको जवाब तो मिल चुका है ऑलरेडी। कुछ लोगों के मैसेजेस मैंने देखे थे, वो कह रहे हैं कि ईबे में अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, ईबे में मोस्टली अकाउंट सस्पेंड होने के कुछ ही रीज़न होते हैं। वहाँ पे काउंटरफीट प्रोडक्ट के वजह से अकाउंट सस्पेंशन बहुत ही कम होता है ईबे में। ठीक है, मैंने अभी तक सुना नहीं है कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचने की वजह से वहाँ पे अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचें, वो रीज़न से नहीं होता है। मेनली अमेज़ॉन में, मेनली ईबे में जो ब्लॉक होता है अकाउंट या सस्पेंड होता है, वो आप अगर उनका जो इन्वॉइस जनरेट होता है वो पेमेंट नहीं करते हैं उसकी वजह से, या फिर आपका स्कोर जो है, रेटिंग जो है वो बहुत ही पुअर हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कस्टमर्स रिव्यू। तो ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। या फिर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं उनको। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मतलब आईडी प्रूफ, फ़ोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वगैरह वगैरह, जब आपने अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अकाउंट ब्लॉक होता है नॉर्मली, या सस्पेंड होता है। अदरवाइज़ ईबे में जनरली ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। अब ये आखिरी एक सवाल है, मिस्टर सौमिक मित्रा का सवाल है। वो पूछ रहे हैं, वीडियो आप सपोर्ट के लिए बनाते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए? तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब में आपको सबको पता है कि पैसे आते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो लाइन में हैं, ई कॉमर्स की लाइन में, वो लाइन में यूट्यूब से जो पैसे आएंगे वो पैसे कुछ भी नहीं है हमारे लिए, पहली बात। ठीक है, और लेट्स से कि पैसे आ भी रहे हैं, ऑलराइट, पैसे ऑब्वियसली आएंगे, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, और जब पैसे आएंगे तब वो पैसे का क्या मैं खुद के लिए यूटिलाइजेशन करूँगा, वो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है वो शायद आपको पता नहीं है। मैंने काफ़ी सारे जो प्लान्स हैं मेरे, वो आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक। तो जायज़ सी बात है कि काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, जो नॉर्मली सोचते ही हैं, जो वीडियोस देखते हैं कि क्या ये पैसे के लिए कर रहा है, जो लाखों लोग यूट्यूब में कर रहे हैं, अभी कुछ भी करते हैं यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो आपने देखे ही होंगे बहुत सारे वीडियोस, ट्रेंडिंग में भी जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब ट्रेंडिंग में, कि लोग पैसे कमाने के लिए किस लेवल तक गिर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पैसे अगर कमाने हैं तो इज्जत से कमाने हैं। ठीक है, और यूट्यूब से अगर लेट्स से कि मैं पैसे कमा भी रहा हूँ, ठीक है, तो इज्जत से कमा रहा हूँ, ना कि मैं किसी के पास चोरी कर रहा हूँ, ना मैं किसी के पास डाका डाल रहा हूँ। अगर मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसमें से पैसे आ रहे हैं, तो वो इज्जत की कमाई है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। बट क्या वो पैसे मैं खुद के लिए यूज़ करूँगा? हाँ, मैं खुद के लिए भी यूज़ करूँगा, और उसमें से मेजर पोर्शन जो है वो मैं डेवलपमेंट के लिए यूज़ करूँगा, अपने चैनल के और अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। और मैंने काफ़ी सारे प्लान्स बना लिए हैं उसके, जब जैसे जिस हिसाब से पैसे आएंगे उस हिसाब से मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा। ठीक है, और मिस्टर सौमिक मित्रा को मैं यही पूछना चाहूँगा कि देखिए, यूट्यूब चैनल में आपने एंटरटेनमेंट के तो बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, मजाक मस्ती वाले, कॉमेडी वाले। ठीक है, तो वहाँ पर भी पैसे कमाते हैं लोग। और अगर आप यही जानना चाहते हैं कि ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ यूट्यूब में, पैसे कमाने के लिए दे रहा हूँ या ऐसे ही दे रहा हूँ, तो शायद आपको एक सवाल अपने टीचर को भी जाके पूछ लेना चाहिए, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल को भी जाके पूछ लेना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप पढ़े हैं, लिखे हैं, वहाँ पर भी जाके यही सवाल आप उनको भी पूछ लीजिएगा कि क्या सर आप हमको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो हमारे लिए दे रहे हैं या फिर पैसे कमाने के लिए दे रहे हैं? क्योंकि आपने भी वहाँ पे पैसे दे के एजुकेशन ली है और नॉलेज ली है। ठीक
ठीक है। एजुकेशन और नॉलेज हर जगह मिलती है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं अर्न कर रहा हूँ, और जो मैं आपके डेवलपमेंट के लिए ही आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप ऐसे सवाल भी ना पूछिए, क्योंकि मैं देखिए इससे मैं डिमोटिवेट तो नहीं हो जाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे हज़ारों कमेंट्स आएंगे लोगों के। लेकिन ये बात भी बताना ज़रूरी है लोगों को कि इससे पैसे आते हैं यूट्यूब से, और वो पैसे का क्या करने वाला हूँ मैं, ये भी मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। देखिए अभी एक गिव अवे जो हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, तो वो भी मेरी तरफ से दिया था लोगों को, ताकि लोगों को अच्छा लगे। अब मैं दूसरा जो क्विज़ है उसका गिव अवे देने वाला हूँ, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी दूंगा टेस्टिंग के लिए। तो ये सब मैं कहाँ से दूंगा, जो मेरे पास पैसे ऑलरेडी हैं वहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब से तो अभी तक पैसे कुछ नहीं आए हैं, ठीक है। और तो मैंने उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया कि भाई मैं मेरे पैसे डाल के वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खुद की बढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जब तक रहेगा तब तक करूँगा, जब नहीं रहेगा तब मैं आपको सामने से बोल दूंगा कि भैया अब मेरे से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है पैसे की। तो अभी जो पैसे आएंगे उसमें से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। मेरे चैनल में मैं कुछ भी हिडन नहीं रखने वाला हूँ, और रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ओपन है। ये वीडियोज़ मेरे फैमिली वाले भी शायद देख रहे होंगे, और काफ़ी सारे लोग जो मुझको पर्सनली पहचानते हैं वो लोग भी देख रहे होंगे। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूँगा तो वो लोग भी मुझे कहेंगे, या शायद वो लोग भी यहाँ पे कमेंट डाल देंगे। तो ये बेवकूफ़ी वाला काम मैं ऑब्वियसली कभी नहीं करने वाला, ठीक है। इतना सोच समझ के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैंने उतनी बात तो डेफिनेटली सोची ही होगी कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर मित्रा, तो आप वो सवाल डेफिनेटली अपने टीचर को भी एक बार पूछ लीजिएगा, मेरे लिए कम से कम, कि वो एजुकेशन आपको क्यों देते हैं, पैसे के लिए देते हैं या फिर आपके लिए देते हैं। और मुझे बताइएगा कि उन्होंने क्या कहा आपको, ताकि मुझे भी लगे कि पैसा बड़ा है या फिर नॉलेज। दोस्तों, ये हमारी एक्टिवा है जो हमारे लड़के लेके जाते हैं सिटी में प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। काफ़ी ख़राब हालत हो चुकी है, क्योंकि बहुत रफ एंड टफ चलाते हैं लड़के लोग, और रोज़ का मटेरियल ले आना होता है। तो काफ़ी नई गाड़ी थी जब खरीदी थी, लेकिन अब शायद ये वज़न के भाव में भी ना बिके।